हाय एवरीवन, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था पेपर 1 का, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। उसमें का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जहाँ पे मैंने आपको वेव थ्योरी के बारे में, वेव मोशन के बारे में बताया था, साथ ही हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेव्स को। ठीक है, जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो था उस नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बताया और साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव भी स्टडी की है जो आपको 3 मार्क के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं। मैंने तभी भी आपको बताया था कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और आज भी मैं वही बता रही हूँ कि 3 मार्क के लिए वो प्रॉपर्टीज़ आपको लिखने के लिए आ सकती है। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर में का, वो है सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। जो हमारा चैप्टर का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसी की डेफिनेशन या फिर उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। अब ये जो भी आपका टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये आपका इसके पहले भी 10th में जब आप थे तब आपका थोड़ा सा पोर्शन हो चुका होगा। मतलब कि जो भी बेसिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, वेव मोशन से रिलेटेड जो भी बेसिक है वो एक तो आपका 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है और उसी को हम फिर से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव किसे कहेंगे? डेफिनेशन देख के आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत बड़ी डेफिनेशन है और हमको ये कैसे समझ में आएगा, बट डेफिनेशन के ऊपर मत जाओ, बहुत ही इजी है टू अंडरस्टैंड द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव किसे कहा जाता है? देखो स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स अगर प्रेजेंट है, उन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वो दोनों वेव ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट वेव। ठीक है, और ये हमारी क्या है, सेकेंड वेव है। दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो हमने, एम्पलीट्यूड आपका सेम भी हो सकता है या फिर आप अलग एम्पलीट्यूड भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड अगर मुझे लेना है, सपोज हम फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कंसिडर करते हैं 1 सेंटीमीटर, देन जो भी हमारी सेकेंड वेव है उस सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हम कंसिडर करते हैं 2 सेंटीमीटर। ये जो भी हमारी दोनों वेव है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट ट्रैवल करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे आपको सिंपली क्या मिलेगा, सिंगल वेव मिलेगी। तो ये जो भी सिंगल वेव होती है ये हमें कहाँ से मिल रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ये सिंगल वेव का जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट हमें कैसे मिलता है, बाय एडिंग दिस 2 वेव्स। मतलब उस वेव का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो वो रिजल्टेंट कितना रहेगा, y1 एंड y2। तो इस वेव का जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, y1 प्लस y2, विच इज नथिंग बट द 1 + 2 = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सुपरपोजिशन ऑफ वेव किसे कहा जाता है, व्हेन 2 और मोर वेव, एक या फिर एक से ज़्यादा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, यहाँ पे 3 वेव्स भी हो सकती है, 4 वेव्स भी हो सकती है। सो व्हेन 2 और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ईच वेव प्रोड्यूसेस इन ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट विथ अदर। मतलब इस वेव का भी खुद का डिस्प्लेसमेंट रहेगा और इस वेव का क्या रहेगा, खुद का डिस्प्लेसमेंट रहेगा। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर कहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों वेव क्या हो जाएगी, एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द, तो इस वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल रहेगा किसके साथ, टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव। तो जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोल सकते हो या फिर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल रहेगा किसके साथ, इन दोनों वेव्स के वेक्टर के सम के साथ। मतलब के इसका कितना है रिजल्ट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टेंट वेव रहेगी उस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, वेक्टर सम ऑफ दिस 2 इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। इन दोनों वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट है, इन डिस्प्लेसमेंट की जो वेक्टर सम है वो वेक्टर सम इक्वल रहेगी किसके साथ, इस रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट के साथ। मतलब क्या करेंगे, 1 + 2, सो y = क्या हो जाएगा, y1 + y2, तो हमें क्या मिलेगा 3 सेंटीमीटर। कितने भी वेव रहो,
सपोज यहाँ पे हम अनदर वेव कंसीडर करते हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट हम फिर से लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये तीनों वेव क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो द रिजल्टेंट वेव जो आपको मिलेगी वो क्या रहेगी, वेक्टर सम रहेगी इन तीनों वेव्स के साथ, ठीक है। इन तीनों वेव्स की हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। जो आंसर आपको मिलेगा वही आंसर रहेगा किसका, इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो 4 सेंटीमीटर क्या रहेगा इस वेव का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव किसे कहा जाता है, जहाँ पे हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेव्स को ऐड करते हैं और उन तीन वेव अगर आपके पास प्रेजेंट है, उन तीनों वेव्स का जो रिजल्ट, इन तीनों वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है उनको ऐड करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा वही आंसर होता है किसका, रिजल्टेंट वेव का, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 वेव कंसीडर किया था, 2 + 1 कर देंगे तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा। अब देखो स्टूडेंट, जब ये वेव ऐड होती है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेव जब ऐड होती है तो उनका नेचर चेंज नहीं होता या फिर उनका शेप भी चेंज नहीं होता। नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये दोनों वेव ऐड हो रही है तो जो रिजल्टेंट वेव रहेगी उसका शेप चेंज होगा, नहीं, उसका शेप भी चेंज नहीं होता और उसका नेचर भी चेंज नहीं होता, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो भी एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे 2 + 1 मतलब हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो सुपरपोजिशन ऑफ वेव आपको सिंपली इतना ही याद रखना है कि जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वेव का वो इक्वल होता है किसके साथ, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव। दोनों इंडिविजुअल वेव की वेक्टर सम करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही आंसर रहेगा किसका, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। देखो स्टूडेंट, जो भी प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के, वो सारे ऑल टाइप्स ऑफ वेव को अप्लीकेबल होते हैं। जैसे लाइट वेव ले लो, साउंड वेव्स ले लो, वाटर वेव्स ले लो, तो जितने भी टाइप्स के आपके वेव्स है सारे वेव्स के ऊपर हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जहाँ पे जो भी हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है किसके साथ, वेक्टर सम ऑफ द 2 इंडिविजुअल वेव्स के साथ, ठीक है। अब इसी को हम समझ के लेते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट वेव्स। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज मूविंग टुवर्ड्स द ईच अदर। हम फर्स्ट कंडीशन ये देखेंगे और सेकंड कंडीशन हम देखने वाले, सेकंड वेव्स हम ये देखने वाले कि सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स हैविंग द इक्वल एम्पलीट्यूड बट अपोजिट फेज मूविंग टुवर्ड्स द ईच अदर। अब देखो इसको हम डायग्रामेटिकली समझ के लेते हैं। हमें क्या बोला है, हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव दी गई है जहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है और फेज भी क्या है, सेम है। तो सपोज मैं कंसीडर करती हूँ दिस इज अवर फर्स्ट वेव एंड दिस इज अवर सेकेंड वेव। ये वेव इस डायरेक्शन में आ रही है और ये वेव इस डायरेक्शन में आ रही है। इसका एम्पलीट्यूड हम कंसीडर करेंगे 1 सेंटीमीटर और इसका एम्पलीट्यूड हम कंसीडर करेंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड सेम लिया है और दोनों वेव्स क्या हो रही है, मूविंग टुवर्ड्स द ईच अदर। तो ये वेव भी इस वेव की तरफ आ रही है और ये वेव भी इस वेव की तरफ आ रही है। अब ये हम कंडीशन कब रहेगी, बिफोर सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब देखो जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों वेव्स ऐड हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे ये ट्रैवल करेंगी, ये वेव ऐसे आएंगी और ये वेव ऐसे आएंगी। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दोनों वेव्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो जो भी हमारी रिजल्टेंट वेव है वो रिजल्टेंट वेव हमें इस तरीके से मिलेगा। ये क्या हो गया, सुपरपोजिशन के बाद दोनों वेव ट्रैवल कर रही थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दोनों वेव क्या हो रही है, मीट हो रही है। जैसे ही दोनों वेव मीट हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगी, रिजल्टेंट वेव मिलेगी। तो इस रिजल्टेंट वेव का जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों वेव को ऐड कर देंगे। सो ये अगर आपका y1 है और ये y2 है तो ये हमारा क्या रहेगा, y विच इज इक्वल्स टू द 1 + 1 दैट इज द 2 सेंटीमीटर। ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से ये दोनों वेव सेपरेट हो जाएगी। सो ये हमें एक वेव मिलेगी और ये हमारी सेकेंड वेव। अब ये वाली जो वेव थी
वो मूव करेगी इस डायरेक्शन में, और ये जो वेव है वो मूव करेंगी इस डायरेक्शन में। तो ये कब मिलेगा? ये हमें मिलेगा आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव। दोनों वेव सेपरेट हो जाएगी और इंडिविजुअली वो क्या करेंगी? ट्रैवल करेंगी इन अ गिवन डायरेक्शन। बिफोर सुपरपोजिशन क्या था? दोनों वेव एक दूसरे की तरफ आ रही थी। आफ्टर सुपरपोजिशन दोनों वेव्स इंडिविजुअली क्या हो रही है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव हुआ, मतलब दोनों वेव जब ऐड हुई, तो उनका जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मिला हमें? 2 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है? जहाँ पे फेज क्या था? सेम था, मतलब इस वेव का जो फेज है वो सेम था इस वेव के फेज के साथ। अब हम सेकेंड कंडीशन समझ के लेते हैं, जहाँ पे एम्पलीट्यूड तो सेम है बट फेज क्या है? अपोजिट है। अब फेज अपोजिट है, इसका मतलब ये वेव ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, बट जो अनदर वेव है वो ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन। देखो फेज चेंज हो गया, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करेंगे 1 सेंटीमीटर, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा हमारा? -1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये फेज अपोजिट फेज में हमने कंसीडर किया है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये रहेगा 1 सेंटीमीटर, ये रहेगा -1 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर दोनों वेव्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद इनका जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा? y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 विच इज इक्वल्स टू +1 प्लस -1, मतलब कितना रहेगा? 0, ठीक है। सो जब अपोजिट फेज होती है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। जैसे ही ये दोनों ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएंगी, तो फिर से ये वाली वेव ट्रैवल करेंगी इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो भी वेव थी वो ट्रैवल करेंगी इस डायरेक्शन में, और ये वाली वेव है वो ट्रैवल करेंगी इस डायरेक्शन में। फिर से वो सेपरेट हो जाएंगे और अपने स्पेसिफिक गिवन डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो जब फेज सेम होता है तो हमें एम्पलीट्यूड कितना मिलता है? मतलब जितना भी होगा वो आपको वैल्यू मिलेगी, और जब हमारा फेज अपोजिट होता है तब हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है। सो आपको याद इतना ही रखना है कि जो भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव है वो किसे कहेंगे? वहाँ पे द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द 2 इंडिविजुअल वेव्स। जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल रहेगा किसके साथ? इन दोनों वेव्स के वेक्टर सम के साथ। दिस इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। तो अगर सेम फेज है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, अगर अपोजिट फेज है तो वहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐड होने के बाद फिर से दोनों वेव सेपरेट हो जाएंगी, पहले वो मीट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ऐड होने के बाद दोनों वेव सेपरेट हो जाएंगी और अपने गिवन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगी। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, पहले वो मीट करेंगे, हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मीट होने के बाद फिर से वो अपने गिवन डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। सो जो लेफ्ट में थी वो इस साइड जाएगा, राइट इस साइड जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। देखो स्टूडेंट, जब क्रीस्ट फॉल होता है क्रीज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ये दोनों वेव मीट करेंगी बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, तो जब क्रीस्ट फॉल होता है क्रीज के ऊपर तब हमें क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा? उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्रीस्ट फॉल होना चाहिए क्रीज के ऊपर और ट्रप फॉल होना चाहिए ट्रप के ऊपर, तब हमें क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। सेकेंड सिचुएशन ये होती है कि जब क्रीस्ट फॉल होता है ट्रप के ऊपर, ये हमने कहाँ पे देखा था? जहाँ पे अपोजिट फेज थे। सेम फेज में हमें क्या मिलता है? हमेशा जब भी दोनों वेव्स का फेज सेम रहा तो हमें क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है? क्रीस्ट फॉल होता है क्रीज के ऊपर और ट्रप फॉल होता है ट्रप के ऊपर। बट जब हमारा फेज या अपोजिट होता है तो वहाँ पे क्या होता है? अपोजिट फेज होता है। इसका मतलब क्या होगा? जो भी हमारा फर्स्ट वेव का क्रीस्ट है वो फॉल होगा किसके ऊपर? सेकेंड वेव के ट्रप के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमें इंटरफेरेंस मिलता है वो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
सो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकेंड वन इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, ये कब मिलते हैं दोनों भी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव, जब वहाँ पे क्या होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं. ठीक है. सो आफ्टर अप्लाइंग द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, अगर क्रीज फॉल होता होगा फर्स्ट वेव का क्रीज, या अगर फॉल होता होगा सेकेंड वेव के क्रीज के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. और अपोजिट फेज अगर रहा तो फर्स्ट वेव का जो क्रिस्ट है वो फॉल होगा किसके ऊपर, सेकेंड वेव के ट्रप के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है. सो ये दोनों जो कंडीशन है वो हमें किसकी वजह से मिलती है, बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स. ठीक है. सो आपको याद रखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, व्हेन क्रिस्ट फॉल ऑन क्रिस्ट और ट्रप फॉल ऑन ट्रप. सो वी गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, व्हेन क्रिस्ट फॉल ऑन द ट्रप एंड ट्रप फॉल ऑन द क्रीज, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. सो दिस टू टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स. तो यहाँ पे हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये टॉपिक खत्म हुआ. नाउ वी सी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव. सुपरपोजिशन ऑफ वेव की वजह से कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द डेरिवेशन. सो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमने बात की थी किसके बारे में, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में. सो यहाँ पे हम देखने वाले एक डेरिवेशन हम सॉल्व करने वाले जो क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव. दोनों वेव को ऐड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है उसका डेरिवेशन हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे. सो टू सॉल्व द डेरिवेशन ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, वी कंसिडर द टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, बट उनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. सो फर्स्ट वेव का जो भी एम्पलीट्यूड है वो हम कंसिडर करेंगे A1, और जो हमारी सेकेंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, A2. ये एम्पलीट्यूड हम अलग अलग लेने वाले हैं, बट फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की सेम है. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, जो भी हमारी दो वेव्स है वो दो वेव्स डिफर करेगी बाय फेज फाई से. तो यहाँ पे जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा ईच वेव का वो कितना रहेगा, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव इज कितना रहेगा, फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे y1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, a sin ओमेगा t. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव. एंड जो भी हमारा सेकेंड वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द वेव डिफर इन फेज बाय फाई, तो फाई से वो डिफर हो रहा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, a sin ओमेगा t प्लस फाई, मतलब वो वेव स्टार्ट होंगे आफ्टर पर्टिकुलर एंगल से. तो यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे, तो सेकेंड वेव का जो भी रिजल्टेंट सेकेंड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा A1 साइन ओमेगा टी, और सेकेंड रहेगा हमारा A2 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई. समझ में आया यहाँ पे फाई क्यों है, क्योंकि हम कंसिडर करने वाले कि वेव डिफर इन द फेज फाई. तो फर्स्ट वेव हमारा रहेगा ओमेगा टी, और जो भी सेकेंड वेव है वो स्टार्ट होगा आफ्टर सम टाइम पर्टिकुलर एंगल से, तो उसको हम ऐड कर देंगे जो कितना रहेगा, हमारा फाई रहेगा. ठीक है. सो ये हो गया हमारे डिस्प्लेसमेंट हर एक वेव का. बट यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो भी हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है. किसकी वेक्टर से, सम ईच इंडिविजुअल वेव्स की. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, क्या होता है वो, जो भी हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होता है किसके साथ, वेक्टर सम ऑफ द ईच इंडिविजुअल वेव के साथ. तो यहाँ पे कितनी इंडिविजुअल वेव है, दो, तो कितने वेव को हम ऐड करेंगे, दो ही. तो यहाँ पे क्या रहेगा, y1 प्लस y2, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर
1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, किसका, जो प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, दो वेव हमने कंसीडर की जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, बट एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया A1 और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया A2। और जो भी हमारी वेव है वो डिफर हो रही है किससे, फाई से। तो y1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, A1 साइन ओमेगा टी, और y2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, A2 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। इन दोनों वैल्यू को हम पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन ए प्लस बी का, जो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ए मतलब क्या रहेगा, ओमेगा टी, और बी मतलब क्या रहेगा हमारा, फाइव। तो अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू हमारी एज इट इज रहेंगी, A1 साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे अप्लाई करो तो A2 दोनों भी साइड मल्टीप्लाई होगा A2। फर्स्ट क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ए की वैल्यू है ओमेगा टी, बी की वैल्यू है फाइव, प्लस क्या होता है, सेकेंड इसमें क्या होता है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी है, फाइव। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन फाइव। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन ए प्लस बी का, जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए की वैल्यू ओमेगा टी, बी की वैल्यू फाइव। तो सिंपली वैल्यू पुटअप कर दो, हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, A1 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है, A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। यहाँ से मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो अगर हम साइन ओमेगा टी को कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा, A1, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा, प्लस क्या रहेगा, A2 साइन ओमेगा टी हम कॉमन लेने वाले, तो बचेगा क्या, कॉस फाइव, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी, प्लस सेकेंड इक्वेशन हमारा एज इट इज रहेगा, A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे दो इक्वेशंस थे, यहाँ से हमने साइन ओमेगा टी और यहाँ से भी हमने साइन ओमेगा टी को क्या निकाला, कॉमन निकाला। तो क्या मिला, A1 प्लस A2 कॉस फाइव इंटू क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट वी कंसिडर A1 प्लस A2 कॉस फाइव इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा। इस वैल्यू की जगह हम क्या कंसिडर करेंगे, A कॉस थीटा, एंड जो भी हमारी सेकेंड वैल्यू है A2 साइन फाइव, इसकी जगह पे हम कंसिडर करेंगे A साइन थीटा। ठीक है, सो हमने क्या लिया, A1 प्लस A2 कॉस फाइव की जगह हम कंसिडर करेंगे A कॉस थीटा, या फिर हम पुटअप करेंगे A कॉस थीटा, एंड A2 साइन फाइव की जगह हम पुटअप करेंगे A साइन थीटा। इसे हम दे देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस, या फिर हम इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अवर 3 एंड दिस इज अवर 4। पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट या फिर सब्सटीट्यूट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 कॉस फाइव, उसकी जगह पे क्या रहेगा, A कॉस थीटा। सो A कॉस थीटा इंटू क्या मल्टीप्लाई है, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई में था, तो वो रहेगा एज इट इज, प्लस, तो प्लस आ जाएगा A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव की जगह हम क्या लेने वाले हैं, A साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा A साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस ओमेगा टी इज इक्वल। अब देखो A सेम है हमारा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी,
साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। मतलब अगर मैं ओमेगा टी को ए कंसिडर करती हूँ और थीटा को अगर मैं बी कंसिडर करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। इसी तरीके से हमें मिलेगा। इसका मतलब इसकी जगह मैं ये पुटअप कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हमें ये कंडीशन दी है, इसके पहले यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी थी तो हमने ये अप्लाई किया। अब सॉल्व करके दिया है तो इसकी जगह हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, विच इज नथिंग बट द साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो हमें क्या मिला, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये जो भी हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी है दोनों वेव्स की वो क्या हमारी सेम है। तो जो भी हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला वो कितना है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बट ये आपको कब मिला, जब हमने दोनों वेव को क्या किया, ऐड किया। मतलब जब ये दोनों वेव मीट हो गई बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई किया सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दोनों को हमने ऐड किया। तो जो भी हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला वो कितना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बट हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है क्या, नहीं, हमें फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। सो अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वी ऐड, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है उसका हम स्क्वायर भी लेंगे और उसको हम ऐड भी करेंगे। तो देयरफॉर द रिजल्टेंट, to get the resultant amplitude, squaring and adding equation number 3 and 4, so we get, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को भी आपको ऐड भी करना है, स्क्वायर भी करना है, राइट साइड को भी हमें ऐड भी करना है और स्क्वायर भी करना है। तो क्या मिला था हमें इक्वेशन, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा, और सेकेंड हमारा क्या था, a2 साइन फाई इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। ये हमारा था इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को हमें ऐड भी करना है और साथ ही साथ हमें इसका क्या लेना है, स्क्वायर भी लेना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने LHS साइड को ऐड कर दिया, नहीं RHS साइड को ऐड कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, LHS साइड देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, a2 साइन फाई होल स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर भी लिया, साथ ही साथ हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड भी किया। अब यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो 1 ए स्क्वायर हमारा निकल जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये हमारा ए और ये हमारा बी, उसका क्या है, होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस क्या होता है, टॉइस a1 a एंड b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉइस a1 a2 कॉस फाई प्लस क्या होता है, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई।
देन रहेगा प्लस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, तो सिंपली क्या मिलेगा, देयरफॉर हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए स्क्वायर ही बचेगा, इक्वल टू क्या है a1 स्क्वायर देन टॉइस a1 a2 प्लस टॉइस a1 a2 कॉस फाई, प्लस यहाँ पे देखो a2 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी a2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी a2 स्क्वायर है, इसको अगर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे प्लस a2 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 cos फाई प्लस क्या मिलेगा a2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय a2 स्क्वायर इज नथिंग बट a2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टू कैंसल द स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा a is equals to under root of a1 square plus twice a1 a2 cos phi plus a2 square. So this is our resultant displacement which is produced due to the superposition of wave. दोनों वेव को ऐड करने के बाद जो भी हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर। सो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना था, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। और जो भी हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 cos phi प्लस a2 square. Now we see the two cases which is related to the resultant amplitude. Now we see the two cases for the resultant amplitude. First case में हम ये लेंगे when phi is equals to 0, that is the wave are in phase. अगर वेव हमारी दोनों वेव्स का अगर हमारा फेज सेम रहा तो क्या होगा, देयरफॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या था हमने अभी डिराइव किया है, ठीक है, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर। अब फाई की वैल्यू कितनी दी है, 0, तो यहाँ पे हम पुटअप करते हैं। सो a इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 cos फाई की जगह पे क्या रहेगा 0 प्लस a2 स्क्वायर। अब cos 0 कितना होता है 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बट देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। ये किसका ये है, आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करके दिया है, तो आइडेंटिटी कौन सी रहेंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। ये इसके साथ हो जाएगा कैंसल, तो a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a1 प्लस a2।
तो जब हमारा फाई 0 होता है तब हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो कितना मिलता है, a1 प्लस a2। क्या करना है, कॉस फाई की जगह वैल्यू पुटअप करो 0, कॉस 0 होता है 1, तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसल, तो a इज इक्वल्स टू मिलेगा a1 प्लस a2। बट अगर आपके दोनों वेव के एम्पलीट्यूड अगर सेम रहे, इफ a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a, देन जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना रहेगा, a इज इक्वल्स टू a1 की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, a2 की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, a, तो क्या हो जाएगा a प्लस a, सो a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, टॉइस a। तो जब हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, सो दोनों वेव का अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो जो भी हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट केस जहाँ पे हमारी फाई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला वो क्या है, मैक्सिमम। देयरफॉर द रिजल्टेंट amplitude is maximum when phi is equals to 0। सो जब आपका phi 0 रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। नाउ वी सी द सेकेंड केस। Now we see the second case when phi is equals to pi, that is the wave are out of phase। फर्स्ट केस हमने क्या देखी थी, जब हमारा फाई क्या था, 0 था। सेकेंड केस हम देखने वाले हैं, मतलब वेव तब हमारी इज इन फेज थी, अब हमारी वेव क्या आउट ऑफ फेज है। सो फाई इज इक्वल्स टू क्या है, पाई। देयरफॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस फाई की जगह क्या रहेगा, पाई रहेगा। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 कॉस पाई प्लस a2 स्क्वायर। अब कॉस फाई मतलब कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, -1 प्लस दिस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस टॉइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर की। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसल। तो a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, मॉड ऑफ a1 माइनस a2। तो जब हमारा फाई क्या रहेगा, इक्वल टू पाई रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2। बट इफ a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू a माइनस a, तो वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। इट मीन्स दैट जो भी हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो आपको याद क्या रखना है, हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब रहेगा, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज, और जो भी हमारे दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। और हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज पाई। जब फेज डिफरेंस ये 0, वी गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। व्हेन द फेज डिफरेंस इज पाई, वी गेट द मिनिमम एम्पलीट्यूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड due to the superposition of the waves. Now we see the intensity. So देखो स्टूडेंट, जो भी हमारा इंटेंसिटी ऑफ वेव्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी द इंटेंसिटी ऑफ द वेव
द इंटेंसिटी ऑफ वेव is directly proportional to the square of their amplitude, ठीक है। सो जो भी हमारी इंटेंसिटी ऑफ वेव है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड के साथ। सो फर्स्ट अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी कंसिडर करते हैं, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके साथ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली थी, a1 + a2 होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमारी इंटेंसिटी मिनिमम रहे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके साथ, मिनिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। तो वो हमारा कितना रहेगा, a1 - a2 होल स्क्वायर। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, जब फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 रहेगा, देन हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स ये अगर पाई रहा तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और इंटेंसिटी the square of maximum amplitude, so we get the maximum intensity, the square of minimum amplitude we get the minimum intensity. So this is all about the superposition of the waves जो हमने स्टडी किया। और सेकेंड हमने देखा डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। जो भी डेरिवेशन है वो आपको आपके बुक में अच्छे से सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।